तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 9वीं विज्ञान जो कि छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 12 जो कि एकदम खूबसूरत सा अध्याय है, फिजिक्स का एक चैप्टर है जो कि आपका है कार्य एवं ऊर्जा। इस चैप्टर को बहुत ही सहज सरल और आसान सी लैंग्वेज में हम समझेंगे। जिन भी बच्चों को इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत है, यकीन मानिए कि यह वीडियो पूरा देखने के बाद हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और जो चीज यहां पे बताई जाती है पेन और कॉपी पर लेकर के बैठे। जो चीज भी यहां पे बताई जाती है उसको निश्चित तौर पर आप नोट करते चलें। और इस चैप्टर का यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहां जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज यदि आप खुद से बनाना चाहते हैं तो खुद से आप नोट्स वीडियो के साथ साथ बना सकते हैं। वीडियो के साथ साथ खुद के द्वारा बनाया गया जो नोट्स है वह इतना बेहतरीन होता है कि वह आपको पढ़ने के लिए अत्यंत सुविधाजनक होता है। तो आप खुद से भी चाहे तो बना सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य एवं ऊर्जा, यानी कि फाइनली दो चीजों का इस चैप्टर के अंतर्गत आपका चर्चा किया जाएगा। पहला नंबर है आपका वर्क और दूसरा क्या है, एनर्जी। तो सबसे पहले आइए एकदम आसान से लैंग्वेज में हम समझते हैं किसको, कार्य को, उसके बाद हम समझेंगे एनर्जी को। तो अगर मैं फाइनली कार्य की बात करूं तो कार्य आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे देखते होंगे कि जैसे अगर कोई किसान है और खेत में हल चला रहा है तो उस किसान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यदि मैं बात करूं किसी कूली की, यदि कूली अगर अपने सर पे बोझ लेकर के किसी बक्सा या संदूक लेकर के जा रहा है तो वह भी एक प्रकार का क्या है, कार्य है। यदि आप अपने साइकिल का उपयोग करके आप अपने स्कूल तक जा रहे हैं तो वह भी आपके द्वारा किया जाने वाला क्या है, कार्य है। लेकिन विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो कार्य परिभाषित किया गया है उसके लिए दो शर्तें, दो दशाएं अनिवार्य हैं। पहली दशा क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पिछले अध्यायों की तो पिछले कुछ अध्यायों में आपने बल के बारे में पढ़ा है और गति के नियमों के बारे में पढ़ा है कि जब किसी वस्तु, गति का कारण किसी वस्तु का क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस बल लगाने के कारण, बल के कारण उस वस्तु की गति या उस वस्तु की अवस्था में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ये आप जानते हो। अगर मैं यहां पे फाइनली कार्य की बात करूं तो कार्य जो है दो बातों पर निर्भर करता है। अगर जो विज्ञान के अंदर परिभाषित कार्य है वह दो चीजों पर निर्भर करता है, दो दशाओं पर निर्भर करता है। जिसकी पहली दशा क्या है कि उस पर कुछ न कुछ उस पर बल आरोपित हो, उस पर बल क्या हो, उस पर बल आरोपित हो, यानी कि उस वस्तु पर कुछ न कुछ क्या करना चाहिए, बल लगना चाहिए, तभी हम कार्य को परिभाषित कर सकते हैं। अदरवाइज कार्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरी दशा क्या है इस पर कि बल तो लगना चाहिए लेकिन बल ऐसा नहीं है कि हम इस दीवार को ढकेले पड़े हुए हैं, बल तो लगा रहे हैं लेकिन यह दीवार हिल नहीं रही है, इस दीवार की अवस्था में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर जब वस्तु पर आपका बल लगाया जाएगा तो वस्तु की स्थिति में क्या आनी चाहिए, वस्तु की स्थिति में आना चाहिए क्या, वस्तु की स्थिति में आना चाहिए क्या, परिवर्तन। क्या आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तब ये अगर दो बातें हैं, ये अगर दो बातें आपकी हैं, पहली बात क्या कि उस वस्तु पर कुछ ना कुछ बल आरोपित हो और दूसरी बात क्या कि उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए, तभी हम कार्य को परिभाषित कर सकते हैं। अदरवाइज कार्य को परिभाषित हम नहीं कर सकते। अब यहां पे हम बात करें कार्य की परिभाषा की तो सबसे पहले हम वर्क को जो डिफाइन करते हैं, वर्क को जो प्रदर्शित करते हैं वह किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। और हमने बताया कि इसमें दो चीजें सम्मिलित हैं, एक आपका बल है और दूसरा उसकी स्थिति में परिवर्तन यानी कि विस्थापन। स्थिति में परिवर्तन यानी कि वस्तु कितनी विस्थापित हुई है, कितनी दूरी चली है, वही क्या है, स्थिति में परिवर्तन। भाई अगर कोई वस्तु मान लेते हैं, एक वस्तु यहां है, यहां से इसको बल लगाकर इस वस्तु को ले जाकर के यहां रख देते हैं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर स्थिति में परिवर्तन हुआ तो यह वस्तु यहां से लेकर के यहां तक की दूरी चली कि नहीं, यहां से लेकर यहां वस्तु विस्थापित हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, विस्थापन। और यह विस्थापन क्यों आया, जब इस वस्तु पर
ऊपर हमने बल लगाया तब इसके अंदर क्या आया, विस्थापन आया। तो हमने बताया कि कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। तो W बराबर अगर हम देखें तो W यानी कि कार्य, W क्या है आपका, W आपका है कार्य, कार्य बराबर अगर देखा जाए तो कार्य बराबर आपका होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। अब बल की दिशा में विस्थापन ये थोड़ी सी ऊंची चीज है, कक्षा 11वीं में जब जाएंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बेसिक सा फील देने का प्रयास मैं इसके अंतर्गत करूंगा। जैसे अगर आपको W बराबर फाइंड करना है तो W बराबर आपका हो जाएगा, बल को हम डिनोट करते हैं किससे, F से, F क्रॉस, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉस या गुणा बल की दिशा में विस्थापन, और विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, S से। एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि जो बल है वह कैसी राशि है, सदिश राशि। बल कैसी है राशि है, सदिश राशि, और जो विस्थापन है वह कैसी राशि है, वह अदिश, वह भी कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण यानी आंकिक मान और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमें कोई दरवाजा खोलना है तो हम कहेंगे आपको कि यदि आप 5 न्यूटन का बल दरवाजे पे लगाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसके साथ आपको दिशा ना बताऊं तो आप क्या दरवाजे को पीछे से 5 न्यूटन का बल दोगे तो दरवाजा खुलेगा क्या? दरवाजे को खुलने के लिए 5 न्यूटन के बल की आवश्यकता है, तो उसके लिए दिशा भी निश्चित है। अगर सामने से ढकेलोगे दरवाजा को तो बंद होगा क्या, खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित दिशा में ढकेलना पड़ेगा। तो 5 न्यूटन जो है वह आंकिक मान है जिसे हम कहते हैं परिमाण, और जो आपका दरवाजा खोलने के लिए जिस दिशा में उस परिमाण को अप्लाई कर रहे हो, बल को अप्लाई कर रहे हो, वह उसकी क्या है, दिशा है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक होता है उसे हम कहते हैं सदिश राशि, और जिसमें केवल व केवल परिमाण की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि, अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। और जो जिसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है उसे स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो यह सदिश राशि है। सदिश राशि के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए हम एक क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। उसी प्रकार से यह भी सदिश राशि है तो एरो लगाएंगे। अब इस एरो का बेसिक मतलब आपको कक्षा 11वीं में बहुत अच्छे से डीप में जाकर के समझाया जाएगा। फिलहाल एक बात आप रट लीजिए जो कि क्या है, नियम के विरुद्ध है। किसी भी चीज को रटवाना थोड़ा सा नियम के विरुद्ध है, लेकिन यहां पे रट लीजिए क्योंकि इसकी कहानी लंबी है। अगर यहां पे समझाई जाए तो पूरी क्लास निकल जाएगी और क्लास से आप हो जाएंगे बोरिंग। अगर मैं इस क्रॉस को हटाता हूं और इस वेक्टर को हटाता हूं तो ये हो जाएगा FS, और इसके साथ में जुड़ जाता है क्या, इसके साथ में जुड़ जाता है थीटा। अभी थोड़ा सा समझे रहोगे ना तो कक्षा 11वीं में जाके आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो कार्य W बराबर क्या हो जाता है, FS cos थीटा। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो W है ना, यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यह एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। और जब कभी भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो यहां पे हम क्या लगाते हैं, cos थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, cos थीटा। जहां पे ये वाला जो थीटा है ना, F और S के बीच का क्या है, कोण है। F और S के बीच का कोण है। जैसे अगर यहां की बात करें तो यहां बल आपका इस दिशा में लगा, और विस्थापन अगर देखा जाए तो विस्थापन भी आपका इसी दिशा में रहा। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, F और S के बीच में कितने अंश का कोण बना, 0 अंश का कोण बना। तो यहां से अगर इस कंडीशन की बात करेंगे तो यहां से अगर इसमें 3 कंडीशन आएगा। अगर पहली स्थिति अगर हम ले लें, पहली स्थिति यानी कि पहले क्रम में हम ले लें स्थिति नंबर 1, स्थिति क्या ले लें, स्थिति फर्स्ट अगर ले लें, फर्स्ट स्थिति क्या कहती है, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 अंश हो। थीटा बराबर 0 अंश यानी कि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है विस्थापन हमें उसी दिशा में प्राप्त हो रहा है। तब यहां पे W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू S, और cos 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना है, 0, तो cos 0, और cos 0 अंश का मान होता है, cos 0 अंश का मान होता है कितना, cos 0 अंश का मान होता है 1। तो यहां से W बराबर आ जाएगा F इंटू S। क्या आ जाएगा, F इंटू S। अब यहीं से आप चाहें तो एक प्यारी सी परिभाषा बना सकते हैं।
क्या बनाएंगे परिभाषा? यहां से अगर परिभाषा बनानी हो तो आप क्या बनाएंगे परिभाषा? ये देखिए आपका क्या है, ये आपके बल भाई साहब है, कौन है? बल है। और ये क्या है? यह आपका विस्थापन है। यह क्या है? बल और विस्थापन है। यह बल है और यह क्या है? आपका विस्थापन है। और बल और विस्थापन का गुणनफल है। और कैसा गुणनफल है? ये आपकी अदिश राशि है। तो इसे हम कैसे गुणनफल कहते हैं? इसको कहते हैं हम अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। तो यदि आपको कार्य को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे कि कार्य जो है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। बस एक लाइन की परिभाषा है कार्य की कि कार्य क्या है? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? आपका कार्य कहलाता है। या एक प्रकार से और कर सकते हो, क्या करोगे? इस सूत्र को जब लगाओगे, यहां से तो आपने परिभाषित कर दिया कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? आपका कार्य कहलाता है। लेकिन अगर यहां से देखें तो ये cos 0 अंश का मतलब क्या समझ रहे हो आप? cos 0 अंश का मतलब ये है कि हमने जिस दिशा में बल लगाया है विस्थापन भी उसी दिशा में प्राप्त हुआ है। हमने जिस दिशा में बल लगाया है उसी दिशा में विस्थापन प्राप्त हुआ है, यानी कि बल के ही दिशा में विस्थापन है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड जो परिभाषा होगी वह इसके हिसाब से बनेगी। क्या कहेंगे आप? कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल। जैसे हमने यहां पे इसको लिखा है ना, ये किसका गुणनफल है? बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यह आपकी एकदम स्टैंडर्ड सी परिभाषा बन करके 1 नंबर की रेडी हो जाती है। एकदम स्टैंडर्ड परिभाषा बन के रेडी हो जाती है कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? आपका कार्य कहलाता है। कार्य की परिभाषा द एंड यहां से हो जाती है। और यदि इसके हम मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? मात्रक, यानी कि कार्य को हम मापा किस में जाए तो इसका अगर हम SI मात्रक की बात करें, किस मात्रक की बात करें? SI मात्रक की बात करें तो यहां से W बराबर कितना आया है? W बराबर है FS और साथ में है cos थीटा। F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इनटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। और cos थीटा की कोई बीमा नहीं होती। तो ये आपकी W का जो मात्रक है, सॉरी बीमा नहीं, मात्रक की बात करेंगे, बीमा भी बाद में पढ़ेंगे आप लोग। तो cos थीटा की कोई भी मात्रक नहीं होता, तो इसलिए cos थीटा को छोड़ देंगे। F का मात्रक न्यूटन, S का मात्रक मीटर, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो इस कार्य का जो मात्रक हो गया वह हो गया न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। अब अगर हम इस न्यूटन इंटू मीटर की बात करें तो इस न्यूटन इंटू मीटर को ही, इस न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं? इस न्यूटन इंटू मीटर को ही हम कहते हैं जूल। एक वैज्ञानिक थे जूल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्य के बारे में अध्ययन किया। तो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए हम इस न्यूटन इंटू मीटर को किस नाम से जानते हैं? जूल। अब एक परेशानी आपकी और बढ़ जाती है। वो परेशानी क्या है कि जैसे आपने जूल यहां पे देखा तो अब आपको ये बोला गया कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए। 1 जूल को क्या कर दीजिए? परिभाषित कर दीजिए। अब इसकी परिभाषा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन आप एक बार लिख करके रिवाइज जरूर कीजिएगा। जो चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए वो हमेशा के लिए आपके डिजिटल बोर्ड में छप जाएंगी, याद रखिएगा। तो यहां से अगर 1 जूल की परिभाषा पूछा तो 1 जूल यह न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर कब होगा? जब न्यूटन के भी जगह पे 1 हो और मीटर के भी जगह पे कितना हो? 1 हो। तो ये जो कार्य है W है, यदि ये दोनों हमने बताया कि न्यूटन इंटू मीटर, यह किसके बराबर है? यह आपके जूल भाई साहब के बराबर है। अब अगर हम यहां से कहें कि कार्य बराबर होता है न्यूटन को हमने मान लिया कितना? 1 न्यूटन इंटू मीटर को हमने कितना मान लिया? 1 मीटर मान लिया। तो यह किसके बराबर है? न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है? जूल के बराबर है कि नहीं है? तो यहां से यह 1 जूल आ जा रहा है। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 ही होगा। और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। यानी W बराबर, आप जानते हो कि न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। 1 इंटू 1 बराबर कितना हुआ? 1। और न्यूटन इंटू मीटर बराबर कितना हो गया? जूल। तो यह कार्य 1 जूल के बराबर आ गया। अब कौन कार्य 1 जूल
वह कार्य 1 जूल के बराबर है। कौन? कि जिस पर यदि किसी वस्तु पर यदि हम 1 न्यूटन का बल अप्लाई करें, यदि किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन का बल अप्लाई करते हैं और उस वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो वह उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है, फिर से बातें समझ में नहीं आती है, जल्दी से एक बार फिर से देखिए। यह आपका 1 जूल के बराबर कब आया? जब आपका न्यूटन भी कितना हो, बल भी कितना हो, 1 न्यूटन हो, और जो आपका विस्थापन है वह कितना हो, 1 मीटर का हो। तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है, या उस वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस चीज को आप एकदम भली भांति याद रखिएगा। तो इस तरह से हम जूल को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। 1 नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है। फाइनली आपको अप्रोच को समझना है कि 1 जूल आया कहां से। तो हमने न्यूटन को यानी कि बल को कितना लिया, 1 न्यूटन, और विस्थापन को कितना लिया, 1 मीटर। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तो उस वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है 1 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां पे हमने पहली स्थिति लिया था थीटा बराबर कितना हो, 0, यानी कि जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं वह वस्तु बल के दिशा में ही विस्थापित कर रही है। अगर दूसरा कंडीशन आपके पास कुछ ऐसा हो जाए कि यह वस्तु आपकी गतिमान है, यह वस्तु क्या है, इस तरह से अगर गतिमान है, यानी कि यहां से यहां तक यह वस्तु चली गई है। लेकिन अगर इस वस्तु के गति के दौरान अगर हम बात करें घर्षण बल की, अगर किस बल की बात करें, घर्षण बल की, तो घर्षण बल हमेशा गति के दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो इस पर लगने वाला बल इधर की ओर था, इस पर लगने वाला बल इधर की ओर था, लेकिन इसके परतों के बीच जो घर्षण बल काम कर रहा है वह इधर की ओर है। घर्षण बल आपका इधर की ओर है। तो यानी कि अगर आपका एक बल इधर है और दूसरा इधर है, विस्थापन इधर, बल इधर और विस्थापन इधर, तो इनके बीच में कोण कितने का बना, इनके बीच में कोण 180 डिग्री का बना। तो यानी कि अगर इसका हम सेकेंड केस लेते हैं, अगर इसका हम स्थिति नंबर, अगर हम इसका क्या लेते हैं, स्थिति नंबर लेते हैं 2। अगर सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस में आपका जब थीटा कितना हो, थीटा आपका है 180 अंश, थीटा 180 अंश होगा, तो किया गया कार्य जो W होगा, किया गया कार्य जो W होगा वह F इंटू S cos थीटा होता है। तो cos थीटा का मान कितना है, 180 है, और cos 180 का मान जो होता है, cos 180 अंश का मान होता है आपका माइनस का 1। अब इसके जगह पे जब आप माइनस का 1 रख दोगे तो यहां से W बराबर ये हो जाएगा माइनस का F इंटू S हो जाएगा, माइनस का F इंटू कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, यदि हमने 180 ले लिया तब। और दूसरा कंडीशन क्या बताते हैं हम, कि जैसे अगर एक आपका टिंकू है और टिंकू अपने सर पे एक बक्सा बड़ा सा लिया हुआ है, टिंकू अपने सर पे एक बक्सा लिया हुआ है और टिंकू इधर की ओर क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। टिंकू आगे की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब इस पर बल जो लग रहा है, बल कार्य कर रहा है इधर की ओर, क्योंकि वह आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इस पर F इधर की ओर लग रहा है। सॉरी, इसका विस्थापन जो है यह विस्थापित किधर हो रहा है, इधर की ओर। भाई यहां था, यहां से यहां चला गया, तो इसका S यानी कि विस्थापन इधर है, और बल कहां लग रहा है, बल इसका लग रहा है इधर की ओर। बल इसका कहां लग रहा है, इधर की ओर। बक्सा इसका नीचे की ओर बल लगा रहा है, तो बक्सा इसका नीचे की ओर है और विस्थापन इसका इधर की ओर है। कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। तो अगर हम तीसरे क्रम में स्थिति नंबर 3 ले लें, तीसरे क्रम में स्थिति तीसरे की बात करें, थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस में क्या होगा कि यहां पे जो W है, W बराबर, थर्ड केस में क्या है, थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है आपका 90 डिग्री। तो यहां से W बराबर आपका हो जाएगा F इंटू S cos 90, और आपको पता होना चाहिए कि cos 90 का मान कितना होता है, 0। और किसी भी संख्या में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो पूरा उत्तर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी W यहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको कोई कहे कि अगर एक कूली 50 किलो का बक्सा लेकर के सर पे 5 किलोमीटर चल देता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो आप तुरंत आंख बंद करेंगे और बता देंगे कि भाई साहब किया गया कार्य कितना है, 0 है।
यानी उसके द्वारा किया गया कोई कार्य विज्ञान नहीं मानता है, क्योंकि विज्ञान के लिए यह दो केस आवश्यक है कि उस पर बल आरोपित हो और उसके स्थिति में क्या आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कार्य जो पुली के द्वारा किया गया कार्य है वह 0 है। अब अगर इन तीनों स्थिति पर थोड़ा सा आप फोकस कर लें तो यहां पे जो कार्य है वह कैसा है, पॉजिटिव है, और यहां पे जो कार्य है यह कार्य कैसा है, निगेटिव है, और यहां पे जो कार्य है वह कैसा है, शून्य है। तो कार्य जो है आपका धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। एक नोट पॉइंट बनाइए और उस नोट पॉइंट में लिखिए कि कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। और ये जो तीनों स्थिति हैं वह बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों स्थिति को आप हमेशा याद रखिएगा, इन तीनों स्थिति को आप हमेशा याद रखिएगा। धनात्मक कार्य हमें कब प्राप्त होता है कि जब लगने वाला बल और वस्तु के बीच होने वाला विस्थापन दोनों की दिशा समान होती है, तो उस वस्तु पर या उस वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह धनात्मक कार्य कहलाता है। लिख लीजिएगा इसको भी नोट में। और यदि बल इस प्रकार से लग रहा हो कि विस्थापन के जस्ट विपरीत हो, बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो उस वस्तु पर या उस वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह कैसा होता है, ऋणात्मक। और यदि विस्थापन और बल की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, अगर विस्थापन और बल की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कार्य की कहानी रही। अब आइए हम समझते हैं किसको, ऊर्जा को समझते हैं। तो आइए ऊर्जा को समझने से पहले आपके दो प्यारे प्यारे उदाहरण दिए हुए हैं, थोड़ा सा उदाहरण को देख लेते हैं। पहला उदाहरण कहता है कि एक लड़की टेबल पर रखी हुई है, एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब पर 4.5 न्यूटन का बल लगाती है। देखिए विज्ञान के अंदर जो सवाल आप करेंगे, सबसे पहले सवाल जो भी होगा आपका, यह आपका उदाहरण नंबर 1 है। यह आपका उदाहरण नंबर कौन सा है, 1 है। अगर उदाहरण नंबर 1 की बात करें, कोई भी सवाल जब आप करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है भाई, पहला चीज दिया हुआ है कि उस पर जो आरोपित होने वाला जो बल है, यानी कि जो F का मान है वह कितना दिया है, 4.8 न्यूटन। कितना दिया हुआ है, 8 नहीं 5 न्यूटन। 4 कितना दिया हुआ है, 4.5 न्यूटन दे रखा है। किताब बल की दिशा में, देखिए ध्यान दीजिएगा, बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है, यानी इसका विस्थापन यानी कि S का मान कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या करती है, विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु पर लगने वाले कार्य की, वस्तु पर किया गया कार्य की आपको गणना करनी है। पहली चीज आप यहां ध्यान दीजिए कि ये जो न्यूटन है ना, यह SI मात्रक है, बल का SI मात्रक न्यूटन है, लेकिन जो दूरी है, विस्थापन है, उसका SI मात्रक सेंटीमीटर नहीं मीटर होता है। इसलिए इसको हम सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, जिसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। अगर हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग करते हैं, और बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा करते हैं। सेंटीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है। सेंटीमीटर से जाना है मीटर में, यानी छोटे से जाना है बड़े में तो भाग करेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर भैया। एक जीरो से एक जीरो आपका बर्बाद हो गया, बचा कितना, 3/10। S बराबर कितना बचा, 3/10। अगर बल के दिशा में विस्थापन की बात करता है तो आपको स्थिति नंबर 1 मालूम होना चाहिए कि W बराबर होता है F इंटू S। W बराबर क्या होता है, F इंटू S। इस सूत्र का अगर हम उपयोग कर लें तो यहां से जब का मान दिया हुआ है रख दो जल्दी से, और F का मान कितना दिया हुआ है, 4.5। कितना है, 4.5 इंटू S का मान कितना है, S का मान है 3/10।
S का मान कितना है 3/10, तो यहां से W बराबर कितना हो जाएगा 3 25 हो जाता है आपका 15, तो ये हो जाएगा 15 की 5, 3 चौका 12 और 1 हो जाता है 13। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे हम लगा लेंगे दशमलव और नीचे आपका हो जाएगा कितना, नीचे आपका हो जाएगा कितना, नीचे आपका हो जाएगा 10। अब अगर 10 का हम यहां से भाग देते हैं तो और दूसरी चीज की कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है आपका जूल, जैसा कि हमने बताया भी कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। नीचे आपका एक जीरो है तो ये दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, अगर जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव इधर खसकेगा, जीरो को हटाएंगे तो दशमलव इधर खिसकेगा, तो ये W बराबर हो जाएगा 1.35 और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जूल। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा हो जाएगा क्या आंसर, क्यूट सा प्यारा सा, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर उदाहरण नंबर 2 की बात करें तो उदाहरण नंबर 2 आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 2 जो है कहता है कि एक व्यक्ति 20 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु को, हमने सबसे पहली चीज क्या बताया कि सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे क्या दिया है, क्या दिया है भाई, बोल रहा है कि 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु को, यानी द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं m से, m का मान कितना दिया हुआ है 20 kg। एक चीज ध्यान रखिएगा कि kg द्रव्यमान का SI मात्रक है। हम किसी भी जिस पद्धति के मात्रक को लेंगे हर एक मात्रक एक ही पद्धति में होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि वस्तु को पृथ्वी से 3 मीटर तक ऊपर उठाता है, वस्तु को 3 मीटर तक ऊपर उठाता है, यानी इसका विस्थापन S बराबर कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है। अब मीटर भी आपका SI मात्रक है, kg भी SI मात्रक है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, जबकि G का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये चीज आपको दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कार्य का, आपको किए गए कार्य का परिकलन करना है कि इस पर अगर 20 केजी के द्रव्यमान पर की वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु 3 मीटर तक विस्थापित होती है ऊपर की ओर। अब यहां पे देखिए हम अगर कार्य ज्ञात करें तो कार्य बराबर आपका होता है W बराबर F इंटू S। अब F का मान तो हमें कहीं पे दे नहीं रहा है, तो F का मान दे नहीं रहा है, तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma, जहां पे A त्वरण है और जब वस्तु ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो उस पे गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, तो यह त्वरण किस में बदल जाएगा, G में बदल जाएगा। अब यहां से अगर हम F का मान ज्ञात करें, M का मान हमें दे रखा है कितना है 20 है, और इंटू G का मान कितना दे रखा है, G का मान दे रहा है 9.8 कितना। तो यहां से अगर हम F का मान निकालें तो F का मान इस जीरो से दशमलव आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, या ऐसे भी देख लो, दशमलव अभी मत हटाओ, देखिए कैसे हटता है। पहले जीरो को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, सीधे सीधे 2 का मल्टीप्लाई करो, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 9 दूना हो जाएगा 18 और 1 हो जाएगा 19, और एक जीरो यहां था, एक जीरो यहां बढ़ा दो, एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव लगा दो। F का मान कितना आ गया 196 न्यूटन। F का मान कितना आ गया 196 न्यूटन। अब F का मान हमें पता पड़ गया और S का मान हमें पता है, हम इस सूत्र को लगा करके W का मान निकाल सकते हैं। तो W बराबर कितना हो जाएगा, F का मान कितना है 196 है, 196 है, तो F का मान 196 इंटू आपका विस्थापन है वह कितना है 3 है, इसका आपस में गुणा करा दो, जो भी उत्तर आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। अब 3 का मल्टीप्लाई कराओ, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 9 तिया 27 और 1 हो जाएगा 28, और 3 1 कम 3 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 5, 588 जूल का आपको कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम विज्ञान के आसान सवालों को बहुत ही सुंदर लैंग्वेज में हल कर सकते हैं। आपको कार्य से संबंधित 3 स्थिति बताया था, जिसमें हमने पहले धनात्मक कार्य की बात की, जिस धनात्मक कार्य से संबंधित हमने 2 उदाहरण आपको बताए, 2 एग्जांपल्स आपको बताए। एक हमने जो लास्ट स्थिति ली थी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, उसका एग्जाम्पल हमने दिया कूली का, कि कूली अगर कितना भी चल ले किसी भी वस्तु को लेकर के, विज्ञान उसके द्वारा किए गए कार्य को नहीं मानता। दूसरा कंडीशन जो था वह कंडीशन क्या था, स्थिति नंबर 2 जो थी, स्थिति नंबर 2 में
स्थिति नंबर 2 में हमने ऋणात्मक कार्य के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में अध्ययन किया था? ऋणात्मक कार्य के बारे में अध्ययन किया था। और हमने आपको एक एग्जांपल देकर के बताया था कि वस्तु अगर गति की अवस्था में है और कुछ दूर जाकर के इधर विस्थापन इस दिशा में गति कर रही है तो घर्षण बल इसके विपरीत लगता है। तो लगने वाले बल की दिशा यह है और जो आपका विस्थापन है एस की दिशा आपकी ये है। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं। आपके पृष्ठ संख्या 182, पृष्ठ संख्या 182 का उदाहरण नंबर 1 कहता है कि एक गोलाकार वस्तु को लुढ़काने पर वह 4 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है। तो यानी कि आपको जो चीज दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? वस्तु का विस्थापन, जो कि कितना है? 4 मीटर है। आगे प्रश्न कहता है कि उस वस्तु पर 15 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है। उस वस्तु पर लगने वाला जो बल है, घर्षण बल लग रहा है, वह कितना है? 15 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है। तो उस घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। आप जानते हैं कि घर्षण बल आपका विरोधी बल होता है, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य W होगा वह माइनस का F इंटू S के क्या होगा? बराबर होगा। हमने स्थिति नंबर 2 में पढ़ा है भली भांति। अब यहां से अगर हम इस W की बात करें तो W बराबर F का मान कितना है? 15 है। तो F का मान 15, बीच में माइनस का भी चिन्ह है, तो 15 इंटू S का मान कितना है? 4 है। तो W बराबर कितना हो जाएगा? 15 चौका हो जाएगा आपका 60, और यह किस में हो जाएगा? जूल में। यह किस में हो जाएगा? जूल में। तो ये माइनस का 60 जूल आपका हो जाएगा उत्तर, यानी कि आंसर। अगर इसी के क्रम में एक सुंदर सा प्यारा सा उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 को अगर देखा जाए तो उदाहरण नंबर 2 एक प्यारा सा सवाल है। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2 को। कहता क्या है? कहता है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान की एक महिला, यानी जो महिला का द्रव्यमान दिया हुआ है, महिला का जो वेट दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, वह कितना है? 60 केजी का है। कितना है? 60 केजी का है। वह इमारत की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए टोटल 20 सीढ़ियां क्या करती है? चलती है। टोटल 20 सीढ़ियां चलती है, जिसमें प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, दूसरी बात क्या दिया हुआ है? दूसरी बात दिया हुआ है सीढ़ी, दूसरी बात क्या दिया हुआ है? आपके सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 23 सेंटीमीटर। और जो आपकी सीढ़ी की संख्या है, सीढ़ियों की जो नंबर ऑफ सीढ़ी है वह कितना है? सीढ़ियों की जो संख्या है वह कितना है? 20 है। तो अगर उसके द्वारा द्रव्यमान तो दिया हुआ है, अगर उसके द्वारा हम विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें? विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन कितना हो गया? देखिए, एक सीढ़ी की लंबाई, एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, एक सीढ़ी की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है? 23 सेंटीमीटर है। कितनी है? 23 सेंटीमीटर है। अब ऐसी ऐसी टोटल 20 सीढ़ियां हैं, तो इस 20 में प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 23। अब इस 23 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे सीढ़ी की ऊंचाई हमें पता पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? बिल्कुल पड़ जाएगी। अब यहां से अगर हम विस्थापन की बात करें तो यही कुल सीढ़ियों की ऊंचाई ही तो विस्थापन है। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा कुल सीढ़ियों की ऊंचाई, कुल सीढ़ियों की ऊंचाई। कुल सीढ़ियों की ऊंचाई ही आपकी क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन को S से डिनोट किया जाता है। और कुल सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी 23 इंटू 20 और क्या? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपको बदलना है मीटर में, छोटे से जाना है बड़े में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा इस सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब यहां से एक शून्य से आपका एक शून्य कट जाएगा, आएगा क्या? यहां से 23 दुना कितना हो जाएगा? 23 दुना हो जाएगा 46 बटा कितना हो जाएगा? 10। फिलहाल इतना ही छोड़ दीजिए मीटर। अब अगर हम यहां पे हमारे पास m है और s है, इसके लिए हमें कार्य की गणना करनी है और कार्य का जो फार्मूला होता है W बराबर आपका होता है F इंटू एस, यानी कि हमें F का मान ज्ञात करना है। F हमें पता नहीं है, तो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय का जो मान है इसको भी दिया है, में लिख लीजिएगा कि जो G का मान होता है 9 पॉइंट कितना होता है? 8 होता है। तो G का मान पता है, M का मान पता है, तो यहां से बताइए हम गति का द्वितीय समीकरण लगा सकते हैं कि नहीं? द्वितीय नियम, गति का द्वितीय
नियम से, गति का द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma और a के जगह पे क्या है g है, त्वरण है आपका g। तो यहां से F का मान कितना आएगा, m का मान है आपका 60 और इंटू g का मान कितना है, g का मान है 9.8, कितना है 9.8। तो यहां से F का मान कितना हो जाएगा, 8 छक कितना हो जाएगा, 8 छक 42 की 2 हासिल आपका हो गया 4 और 9 छक्का 54, 54 और 4 आपका हो गया कितना 58 और एक जीरो था तो जीरो, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव, यह किस में आ गया आपके न्यूटन का, न्यूटन में। अब यहाँ पे हम W आराम से लगा सकते हैं, F का मान आपका कितना आ गया 582, तो 582 इंटू S का मान कितना है, S जो सीढ़ियों की ऊंचाई है 46 बटे कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 46 बटा कितना हो जाएगा 10, 46 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। काट दो, 2 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा और ये 2 से कितना बार में कटेगा, 23 बार में आपका हो जाएगा। अब ये तो आपका 5 से कटेगा नहीं, इसका गुणा करा दो, क्या करा दो, गुणा करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका। और दूसरी बात कि महिला ऊपर की ओर चढ़ रही है, महिला कहां चढ़ रही है, ऊपर की ओर, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, महिला चढ़ रही है ऊपर की ओर, यानी इसका विस्थापन कहां हो रहा है, विस्थापन इसका हो रहा है कहां, विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर, विस्थापन इसका कहां हो रहा है ऊपर की ओर, और गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर खींचता है, तो गुरुत्वीय त्वरण खींच रहा है नीचे की ओर, कोण बना कितना 180 अंश का, और जहां कोण 180 अंश का बनता है वहां माइनस का एफएस होता है, W बराबर कितना होता है, माइनस का एफएस होता है, तो इसमें आप माइनस लगा लेंगे, तो यहां से हो जाएगा माइनस का, इसका मान कितना आ जाएगा 500 आपका 82 है, 582 इंटू आपका हो जाएगा 23, 582 इंटू आपका हो जाएगा 23, और वो भी किसका, माइनस का, 582 में 23 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 2704.8, 2704 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा आपका जूल, किस में हो जाएगा आपका जूल में। अगर इसको आप किलो में बदलना चाहते हैं, किलो जूल में बदलना चाहते हैं, तो 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं ना, तो नीचे अगर 1000 करोगे तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, 0.3 अंक खिसकाना पड़ेगा, तो 2 माइनस का 2.7 जूल के बराबर हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम प्यारे प्यारे उदाहरणों को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। ने कार्य और कार्य के उदाहरणों को एकदम भली भांति समझ लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह क्या है, वह हमारा है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। आइए ऊर्जा को एकदम बेसिक वे में समझते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने इतना बोल रहा हूं ना, तो क्यों बोल रहा हूं, मेरे अंदर ऊर्जा है, वह ऊर्जा कहां से आई है, खाना खाने से आई है। निश्चित तौर पर अगर मैं 4 दिन से खाना खाना छोड़ दूं तो क्या मैं आपके सामने इस तरह से बोल पाऊंगा, क्या नहीं बोल पाऊंगा। धीरे धीरे करके हमारी आवाज खत्म हो जाएगी और मैं बोलने में असमर्थ हो जाऊंगा। जो आप चल करके स्कूल जाते हो, आपके अंदर चलने की क्षमता कहां से आ रही है, ऊर्जा से आ रही है। चलने की क्षमता आपको कहां से आ रही है, ऊर्जा से आ रही है। और वह ऊर्जा आपको किसके माध्यम से मिली है, खाने के माध्यम से मिली है। अगर आपको 10 से 15 दिन खाना न दिया जाए और कहा जाए आप दौड़ के स्कूल जाओ, तो क्या आप जा सकते हो, क्या नहीं जा सकते हो। और अच्छे से अगर आपकी मम्मी हलवा पूड़ी खिला करके बहुत मस्त एकदम यहां तक खा लिए और अब कोई कहे कि दौड़ के जाओ, आप एकदम सरपटा से दौड़ के चले जाओगे स्कूल, यानी आपके पास एनर्जी पर्याप्त हो गई। इसलिए आप किसी भी कार्य को क्या कर पा रहे हो, पूरा कर पा रहे हो। तो अगर हम सिंपल से वे में कहें एनर्जी को यानी ऊर्जा को, तो जो कार्य करने की आपकी क्षमता है, भाई आप स्कूल जाना आपका क्या है, कार्य है। हमारा बोलना क्या है, कार्य है। आपका चलना क्या है, कार्य है। और इन सारे कार्यों के जो करने की क्षमता है वह कहां से आ रही है, वह हमें ऊर्जा से मिल रही है, भोजन से मिल रही है। और भोजन एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और यहां पर तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि ऊर्जा क्या है, तो आप सीधे सीधे जवाब दीजिएगा कि कार्य करने की क्षमता ही क्या है, आपकी ऊर्जा है। मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखें
कि कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है। अब मैं बात करूं ऊर्जा के प्रकार की, तो अभी यहां पर जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे तो यहां पर जो ऊर्जा का प्रकार है वह एक है यांत्रिक ऊर्जा। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब अगर इस मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए तो यह मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है गतिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, और दूसरा आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। दूसरा आपकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा दूसरी क्या होती है आपकी? स्थितिज ऊर्जा। तो नंबर 1 आपका जो है वह गतिज ऊर्जा है, नंबर 2 आपका है स्थितिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में हम क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी क्या करती है? रोड पे चलती है, तो रोड पे चल के क्या करती है? आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो उस गाड़ी के गति के कारण आपको ले जाने की क्षमता, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। यानी किसी भी वस्तु पिंड के गति के कारण उसमें निहित जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए अगर ऊपर आपका छत के ऊपर फैन है तो वह पृथ्वी तल से ऊपर उठा हुआ है, और पृथ्वी तल से ऊपर उठा हुआ है तो उसकी स्थिति एक बनी हुई है, और जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठा दिए तो उसमें भी ऊर्जा आ गई। कैसे ऊर्जा आ गई? अगर वहां से फैन को छोड़ दिया जाए और आपको नीचे खड़ा कर दिया जाए तो वह आपके सिर को क्या करेगा? फोड़ देगा। सिर फोड़ना भी तो एक प्रकार का कार्य है ना। तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वह फैन चल नहीं रहा था, उसके अंदर गति नहीं हो रही थी, वह चुपचाप रुका हुआ था, फिर भी आपके सर पे गिरा तो आपका सर क्या हो गया? फूट गया। तो उस वस्तु की जो स्थिति थी, उस स्थिति के कारण जो निहित ऊर्जा है उसके कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसके कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आपका जो अगला सा प्यारा सा जो टॉपिक है वह है गतिज ऊर्जा की गणना। तो आइए सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे क्या? गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। हम सबसे पहला इसके लिए गतिज ऊर्जा के लिए क्या करेंगे? व्यंजक उत्पन्न करेंगे। और दूसरी बात बता दें कि कार्य करने की क्षमता ही आपकी ऊर्जा है। तो अगर इसके हम बात करें मात्रक की तो कार्य का जो कार्य ही ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता यानी कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। तो इसका भी मात्रक जो होता है SI मात्रक वह क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का भी जो SI मात्रक है वह क्या होता है? आपका जूल होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब गतिज ऊर्जा के लिए हमें क्या निकालना है? व्यंजक निकालना है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, यानी कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि एक आपका m द्रव्यमान का जो पिंड है, एक आपका m द्रव्यमान का क्या है? एक आपका m द्रव्यमान का पिंड है जो कि बिंदु A से बिंदु B पर यही m द्रव्यमान का पिंड जाने में कितने का विस्थापन तय करता है? S विस्थापन क्या करता है? तय करता है। इसी चीज को हमने लिखे क्या यहां? जो हमने बताया कि एक वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु है जो A से B तक जाती है तो वह कितना विस्थापन तय करती है? S विस्थापन तय करती है। तो यहां पे हम लिखें कि माना एक m द्रव्यमान की वस्तु बिंदु A से B तक जाने में S विस्थापन तय करती है। यस विस्थापन तय करती है कब? F बल लगाने
पर F बल लगाने पर वह कितना विस्थापन तय करती है, S विस्थापन तय करती है। तो अगर इस M द्रव्यमान की वस्तु द्वारा किया गया कार्य निकालें तो यहां लिखेंगे वस्तु द्वारा किया गया अगर हम कार्य की गणना करें तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो W होता है वह क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि जो कार्य होता है वह होता है W बराबर F इंटू S। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। इसको क्या बना लीजिए, समीकरण नंबर बना लीजिए 1। अब अगर हम गति का द्वितीय नियम लगाएं तो हम यहां से F का मान निकाल सकते हैं। अगर हम गति का यहां लिखे कि गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F बराबर होता है आपका m इंटू ए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब अगर हम यहाँ पे न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण लगाएं, या यहाँ पे लिखें कि माना यदि वस्तु का भाई यहां से यहां तक चल रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेग होगा कि नहीं, उसका कुछ ना कुछ चाल होगा कि नहीं होगा। तो यदि वस्तु का प्रारंभिक चाल यानी कि जब वस्तु चलना शुरू की तो उसका प्रारंभिक चाल कितना था, u है, तथा अंतिम चाल यानी जब वस्तु B पर पहुंच रही होती है तो अंतिम चाल क्या होता है, V हो तो वस्तु का अंतिम चाल अगर V हो तो गति के तृतीय नियम से अगर गति का तृतीय नियम लगाएं तो गति का तृतीय नियम आपने 4 और 5 पाठ में भली भांति पढ़ा है। क्या होता है, वह होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे s क्या है, विस्थापन है। यहां पे हमने विस्थापन को कैपिटल S लिया तो यहां भी हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल S। और अगर हम कैपिटल S का मान निकालना चाहें तो कैपिटल S को इधर छोड़ दो, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। तो v स्क्वायर के पास जब u स्क्वायर आएगा तो प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में, और 2as के साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब यहां से समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 व 3 से समीकरण 1 2 3 से हम क्या निकाल रहे हैं, कार्य। तो अगर हम कार्य निकाले, कार्य हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता है वही हमारी क्या है, ऊर्जा है, यानी कार्य ही हमारी क्या है, ऊर्जा है। तो ये जो कार्य आएगा ना उसी वही कार्य किस में रूपांतरित हो जाएगा, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। तो यहां से कार्य अगर निकालें तो कार्य का मान है F इंटू एस। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। तो ये हो जाएगा m इंटू ए, m इंटू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और अगर हम s की बात करें तो s का मान कितना है, s का मान कितना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समीकरण 3 से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 2a। a से a आपका बर्बाद हो जाएगा और w बराबर आपका हो जाएगा m का गुणा v स्क्वायर के साथ होगा तो mv स्क्वायर माइनस m का गुणा u के साथ होगा तो mu स्क्वायर, और यह क्या आ जाएगा, बटे में 2। तो एक सूत्र आपका हो जाता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर। अब एक कंडीशन अगर अप्लाई करें, यह वस्तु u जो है, u क्या है, u की अगर हम बात करें तो u क्या है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है। वस्तु एकदम से तो चलना शुरू नहीं कर दी, वस्तु का प्रारंभ में वेग कितना रहा होगा, 0। तो यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर कितना हो, 0 हो, यानी u का मान अगर 0 हो तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से w बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा m इंटू v का स्क्वायर।
गतिज ऊर्जा के द्वारा, इस वस्तु के गति के द्वारा किया गया क्या है, कार्य है। और जो गति के द्वारा किया गया कार्य है वह किसमें संचित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो यह आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यह क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी, यानी यू के ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा को हम फाइनली किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से या ई से भी प्रदर्शित कर लेते हैं। तो अगर ई से प्रदर्शित करोगे तो ई के हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। यही आपका प्यारा सा हो जाएगा सूत्र, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में आता है। हमने अलग से कुछ नहीं किया, हमने यहां पे बस किया है ये कि एक वस्तु को माना है कि m द्रव्यमान की वस्तु है जो कि गति कर रही है और कुछ समय पश्चात वह b पे पहुंच जाती है। तो हमने माना एक वस्तु m द्रव्यमान की है जिस पर F बल लगाने पर उस वस्तु में S विस्थापन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन, समीकरण नंबर 1 बना लिए। दूसरे क्रम में गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F बराबर कितना होता है, ma, तो इसको लिख लिए, एक समीकरण इसको बना दिए। और यदि वस्तु यहां से यहां तक आई है तो कुछ ना कुछ वेग कवर की होगी ना, वेग से चल करके आई होगी ना। तो वस्तु का जो वेग है प्रारंभ में हमने मान लिया कितना है, u है, और बाद में कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो गति का तृतीय नियम लगा देंगे, v और u में ये संबंध होता है। यहां से हम s का मान निकाल लेंगे। हमें दो चीज चाहिए, बल और विस्थापन। तो s का मान हमें गति के तृतीय नियम से निकल गया, तृतीय समीकरण से निकल गया। और जो आपका F का मान है गति के द्वितीय नियम, नियम और समीकरण में अंतर है, 3 नियम और 3 समीकरण हैं। ये गति का तृतीय समीकरण है और यह गति का द्वितीय नियम है। इस चीज को याद रखिएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने इस सूत्र में, यानी समीकरण नंबर 1 में F के जगह पे F का मान और S के जगह पे S का मान रख दिए। जो कटने पिटने लायक था कटा दिए, जिसका गुणा करके आना था वह क्या हो गया, आ गया। जिसको कटना पिटना था वह क्या हो गया, कट गया। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा के व्यंजक को आप समझ सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा को आपने समझ लिया। अब आप थोड़ा सा बुरा मान जाओगे यदि मैं उस पर आपको सवाल नहीं बताया तो, क्योंकि आपको उसका उपयोग तो पता होना चाहिए ना कि हम उपयोग कैसे करते हैं। तो जो आपका पृष्ठ क्रमांक 187 में जो पृष्ठ 187 में जो उदाहरण नंबर आपका है, उदाहरण नंबर 2, आइए उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले किसी भी सवाल को करने के लिए हमने बताया कि क्या लिखना है, आपको दिया है, क्या लिखना है, आपको दिया है। क्या क्या दिया है सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी कार का जो द्रव्यमान है वह कितना है, 200 kg, यानी m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 200 kg। kg कैसा मात्रक है, SI मात्रक है, याद रखिएगा। उसके वेग को 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक बढ़ाने में, यानी 2 वेग दिया हुआ है, तो निश्चित ही एक प्रारंभिक वेग होगा जो कि कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह देखिए SI मात्रक नहीं है, इसको SI में बदलना पड़ेगा। और ये आपका जो भी है वह कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यह भी SI मात्रक नहीं है, SI में बदलना पड़ेगा। SI में जो आपका किलोमीटर की जगह पे मीटर होना चाहिए और घंटा की जगह पे सेकंड होना चाहिए, यानी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। और किसी भी चीज को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, जैसे आपका ये है आपका कितना 36, और 36 को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर के जगह पे मीटर लिखेंगे। तो कितने बड़े से छोटे में जा रहे हैं, गुणा करेंगे, कितने का गुणा, 1000 का, बटे, यानी कि ये भाग में है, ये है घंटा। घंटा से सेकंड में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, घंटा बड़ा है और सेकंड छोटा है, घंटा बड़ा है सेकंड छोटा है, गुणा करेंगे कितने का, 3600 का। यहां से 2 शून्य से आपका क्या कट जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा। अगर इस 36 को हटा दो, अभी किसी भी संख्या को देख रहे हैं, अब इसको 2 से काटो तो ये ऊपर में बचेगा 5, नीचे में बटेगा, नीचे बचेगा 18। 18 दूना 36, 5 दूना 10। यानी किसी भी चीज को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो आंख मूंद करके 5/18 का गुणा कर दीजिएगा। यहां से देखिए ये आपका है 36, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 का गुणा कर दो, 18 दूना 36, ये हो गया 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से 72 को बनाना है तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए आंख बंद करके 5/18 का गुणा कर दो, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 18
18 चौक आपका कितना होता है, 18 चौक होता है 72, 5 चौका हो जाता है 20, तो ये हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर आपको याद हो गतिज ऊर्जा का फार्मूला, तो जो काइनेटिक एनर्जी यानी E के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपको सूत्र याद हो तो वह होता है 1/2 mv² माइनस mu²। इस सूत्र को अभी अभी हमने क्या किया था, ड्राइव किया था। ये इस सूत्र को अभी अभी हमने ड्राइव किया था और यहां से E के बराबर कितना हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा 1/2 और m का मान कितना है, m का मान है 200, तो ये हो जाएगा 200 इंटू भी अंतिम वेग कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस, और ये आपका हो जाएगा m का मान 200 और ये हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर। और यह ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब यहां 1/2 को बेचारे को भूलना नहीं है, 1/2 को बेचारे को आपको भूलना नहीं है, 1/2 को लेकर के चलना है। तो यहां से 1/2 हो गया, ये आपका है 200 इंटू 20 का स्क्वायर होता है कितना 400, तो ये हो जाएगा 400 माइनस ये है आपका 200 और इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100। 4 दूना कितना होता है, यहां से 1/2 कर लो, 4 दूना होता है आपका कितना 8, 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, तो कितने शून्य हो जाएंगे 4 शून्य हो जाएंगे, माइनस 200 में 1 का 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, तो कितने शून्य हो जाएंगे 4 शून्य हो जाएंगे। अब यहां से इसको हल किया जाए तो 80,000 में से 20,000 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 60,000। अब यहां से 60,000 का आधा कर देंगे यानी 1/2 कर देंगे तो 2 1 कम 2, यह कितनी बार में कट जाएगा 30,000 में कट जाएगा। तो यह यहां से ऊर्जा का जो मान है यानी कि ई के का मान जो आया, ई के का मान कितना आया, ई के का मान आया 30,000 जूल। और अगर इसको किलो जूल में बदलें तो किलो जूल में बदलने के लिए 3 जीरो हटा देंगे, 3 जीरो गायब कर देंगे, तो ई के बराबर कितना आ जाएगा 30 किलो जूल। कितना आ जाएगा 30 किलो जूल। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्यारे से सवाल को प्यारे से तरीके से आप हल कर सकते हो। तो पहले क्रम में हमने समझा था गतिज ऊर्जा को। अब दूसरी ऊर्जा जो हमारी है स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण उस वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं ई से, और ई ये पोटेंशियल एनर्जी है तो इसलिए इसको प्रदर्शित करेंगे ई पी से। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को आइए परिभाषित करते हैं। अगर कोई आपकी एक इस प्रकार से वस्तु है, अगर कोई आपकी एक m द्रव्यमान की वस्तु है, इस m द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप ऊपर इस ऊंचाई तक जा करके एक क्या कर देते हो, ले जा करके रख देते हो, जिसकी ऊंचाई कितनी है h है, h ऊंचाई तक ले जा करके इस वस्तु को क्या कर देते हो, रख देते हो। अब यह वस्तु जब यहां से छोड़ी जाएगी तो किसी का भी सर क्या कर सकती है, फोड़ सकती है। यानी इसके अंदर अब क्या आ गई है, ऊर्जा आ गई है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि माना m द्रव्यमान की वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को ये बिंदु आपका A है और ये बिंदु आपका क्या है, B है। वस्तु को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, अगर इसके अंदर ले जाने में अगर हम किए गए कार्य की गणना करें तो किया गया कार्य W बराबर वही हो जाएगा आपका F और इंटू में क्या हो जाएगा S। W बराबर हो जाएगा F इंटू S। इस वस्तु पर बल हम इधर लगा रहे हैं, विस्थापन भी इधर हो रहा है तो cos थीटा हट जाएगा क्योंकि बल के दिशा में ही विस्थापन है। लेकिन यह वस्तु जब ऊपर की ओर जा रही थी तो धरती माता इस पर एक त्वरण अप्लाई कर रही थी जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर इस बल का मान हम निकालें तो बल के मान को निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा गति का द्वितीय समीकरण, नहीं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर ma और a के जगह पे क्या है, g है, a के जगह पे क्या है, g है। तो यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1।
समीकरण नंबर 1। और विस्थापन जो है वह किसके बराबर है, वह h के बराबर आपका है ही। तो यहां से अगर हम बात करें W की, तो W बराबर F का मान कितना हो जाएगा, F का मान हो जाएगा mg। और जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है ना, तो यह गुरुत्वीय त्वरण माइनस होता है, और जब वस्तु नीचे की ओर आ रही होती है ना, तो यह गुरुत्वीय त्वरण प्लस का होता है। इसलिए इस पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। ऐसे भी देखो, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, यानी पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसका भार बल जो है नीचे की तरफ लग रहा है, भार बल नीचे की तरफ लग रहा है, और वस्तु का विस्थापन ऊपर की तरफ है। कोण कितने का बना, 180 डिग्री का बना। और जब कोण 180 डिग्री का बनता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यह बल क्या हो जाएगा, आपका mg हो जाएगा, और विस्थापन इसका कितना है, h है। तो जो किया गया कार्य है वह माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का mg h के बराबर हो जाएगा। यह आपकी स्थितिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य है, स्थितिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, या इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब नॉर्मल से सवाल है, एक बार इसी सूत्र पर सवाल रख करके प्रयास कीजिएगा। उदाहरण में आपके दिए हुए हैं, m के जगह पे m का मान, g के जगह पे g का मान, h के जगह पे h का मान, और यही कार्य जो है, यही जो कार्य है अंतिम में जा करके किस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस का mg h आपका हो जाता है। अब ये अगर त्वरण सॉरी, ये अगर त्वरण आपका ऊपर की ओर वस्तु जा रही है तो ये ऋणात्मक लिया जाएगा, और वस्तु नीचे की ओर आ रही होगी तो ये धनात्मक लिया जाएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अब एक आपका जो इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वह है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने बताया कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ये आपकी ई और ई के, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि EM। ये चीज आप फिक्स मान लीजिए। अब अगर मैं किसी वस्तु की बात करूं कि एक वस्तु यहां से गति कर रही है और यहां की ओर क्या कर रही है, आ रही है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक से भरा हुआ टॉपिक है। अगली कक्षाओं में जाएंगे तो बहुत विस्तार से इसको आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझ लीजिए। जैसे ये वस्तु अगर यहां पे रखी हुई है, अगर यहां पे रखी हुई है तो इसकी रखी हुई है, हमने बात किया यहां पे अगर रखी हुई है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, इसकी जो E के बराबर है वह कितना है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 0 है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0 नहीं है, EP का मान 0 नहीं है, EP का मान सबसे अधिक है, EP का मान सबसे अधिक है। और यह वस्तु जैसे जैसे इधर की ओर क्या करती है, चलती आती है, और जैसे जैसे यही वस्तु नीचे की ओर यहां पहुंच जाती है, तो यहां जैसे ही पहुंचती है, अब इसका जो ऐसे आ रही है वस्तु, या यहां की अगर बात करें, नीचे की ही बात कर लेते हैं, यहां पे अगर वस्तु नीचे के टाइम की बात करें तो यहां पे E के का मान अब 0 के बराबर नहीं है, बल्कि अगर नीचे आ जाने के बाद देखें तो EP का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि यही ऊर्जा इस क्रम में हुआ क्या, पहले ये 0 था, फिर इसका मान जैसे जैसे बढ़ना शुरू किया, गतिज ऊर्जा, ये वस्तु जब चलना शुरू की तो चली तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो गति बढ़ रही है, गति बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो गतिज ऊर्जा 0 से क्या करना शुरू करती है, बढ़ना शुरू करती है, और यह ऊर्जा चरम पे थी, स्थितिज ऊर्जा चरम पे थी, यह ऊर्जा घटना शुरू करती है। यानी यह ऊर्जा घट रही है और यह ऊर्जा बढ़ रही है। यहां की बात करें तो यहां अगर बीच का देखा जाए तो यहां पे E के बराबर हो जाएगा आपका EP। ये दोनों आपस में ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी कि E के का मान धीरे धीरे घट रहा है और EP का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। फाइनली अगर देखा जाए तो E के और EP दोनों का योग जो है वह अपरिवर्तित है। यानी कि यह जो EP है और प्लस E के जो है वह क्या है, नियत है, बदल नहीं रहा है।
बदल कैसे नहीं रहा है? क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। अगर मान के चलते हैं कि अभी ई के का मान कितना है, अभी 8 है, और ई के का मान कितना है, ई के का मान अभी ऊपर की बात करें तो ई के का मान कितना है, 0 है, और अगर ई पी का मान करें तो वह कितना है, 8 जूल है। अब यह 8 जूल से, जैसे अगर ईपी का मान 8 जूल से 7 जूल होता है तो ई के का मान कितना हो जाता है, 1 जूल हो जाता है। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8। और अगर ईपी का मान अगर 4 जूल हो जाता है, ईपी का मान अगर 5 जूल हो जाता है, 7 से घट के 5 जूल हो जाता है, तो ई के का मान कितना हो जाता है, 3 जूल हो जाता है। 5 3 कितना हो गया, 8। अगर लास्ट कंडीशन में पहुंचने पर ई के का जो मान है वह कितना है, 8 है, और ईपी का मान कितना है, वह 0 हो जाता है, तो भी दोनों का योग कितना है, 8 है। यहां भी दोनों का योग कितना है, 8 है। यहां भी दोनों का योग 8 है, यहां भी दोनों का योग 8 है, यहां भी दोनों का योग 8 है। यानी कुल मिलाकर के इस गति की अवस्था में आपने देखा कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वह क्या है, नियत है, बदल नहीं रहा है। वह इन दोनों का योग जो है 8 का 8 ही बना सॉरी, ये इन दोनों का योग हर कंडीशन में 8 का 8 ही बना है। तो इस चीज से दोनों का योग ही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी वस्तु की गति के दौरान जो उसका कुल यांत्रिक ऊर्जा है वह संरक्षित रहती है, बदलता नहीं है। यही आपका है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये सारी बातें जब आप नोट्स परचेज करोगे ना, तो नोट्स में सारी बातें लिखी होंगी, और यदि आप नोट्स को परचेज नहीं करते हो तो आपको उपाय बताया ही, वीडियो को रोक रोक करके अपना लिखते चलिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट्स के रूप में बनाते चलिए, बात खत्म। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को ना तो कहीं से, भाई यांत्रिक ऊर्जा कहीं से उत्पन्न हुई क्या, इस दौरान नहीं उत्पन्न हुई। यांत्रिक ऊर्जा को कहीं से नष्ट किया गया क्या, नहीं किया गया, क्योंकि यहां भी यांत्रिक ऊर्जा 8 है, यहां भी यांत्रिक ऊर्जा 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है। यानी यांत्रिक ऊर्जा फिक्स है, यांत्रिक ऊर्जा बदल नहीं रही है। यानी यांत्रिक ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है और ना ही यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। यही आपके यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो इस तरह से हमारे ये टॉपिक दोनों क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अब एक टॉपिक आपका और बचा हुआ है, शक्ति। अगला जो टॉपिक है वह है पावर, यानी कि शक्ति। पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है, आइए समझाते हैं थोड़ा सा लॉजिक के साथ। अगर मैंने एक काम को दिया, मैंने बोला कि एक छोटी सी क्यारी है, इसको आपको फावड़ा की सहायता से कोड़ना है। आप 3 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। एक जो ए दोस्त है वह उसी क्यारी को, उतनी ही बड़ी क्यारी को कोड़ने के लिए कितना मिनट का समय लेता है, 5 मिनट का समय लेता है। और जो आपका बी बंदा है वह उसी क्यारी को कोड़ने के लिए कितना मिनट लेता है, 4 मिनट लेता है। और जो सी बंदा है वह उसी क्यारी को कोड़ने में कितना मिनट लेता है, 8 मिनट का समय लेता है। अब इन तीनों का एनालिसिस कीजिए, इन तीनों का एनालिसिस कीजिए कि आखिर इसने 4 मिनट लगाया, इसने 5 मिनट लगाया, इसने 8 मिनट लगाया। यानी कि इनकी जो क्षमता है, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है वह इसकी क्या है, इसकी सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे कम समय में कर दे रहा है। इसकी जो क्षमता है इससे क्या है, कम है, तब यह कितना कर रहा है, 5 मिनट ले रहा है। इसकी जो क्षमता है सबसे कम है, इसलिए यह सबसे अधिक समय ले रहा है। तो जो कार्य है, एक ही कार्य तीनों को दिया गया, लेकिन समय का अगर हम बात करें तो इसने सबसे कम, फिर इसने। तो अगर हम बात करें तो इसके पास यह कम शक्तिशाली है, इसलिए ज्यादा समय ले रहा है। यह सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए सबसे कम समय ले रहा है। और यह दोनों के बीच की स्थिति है, यह इसलिए दोनों के बीच का समय ले रहा है। यानी कि अगर हम शक्ति को परिभाषित करना चाहें तो कार्य और समय के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, समय और कार्य के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम P से डिनोट करते हैं, और ये आपका है कार्य। कार्य में अगर हम समय का क्या कर दें, समय का भाग लगा दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जहां पे समय का भाग लगाया जा रहा हो उसको हम क्या पढ़ते हैं, कि दर पढ़ते हैं। आपको हमने चिल्ला चिल्ला करके चौथे और 5वें चैप्टर में बताया था कि जहां पर भी समय का भाग लिया जाए, लगाया जाए, उसे हम कहते हैं की दर। तो किस
किसकी दर? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो जो अगर शक्ति की परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिख लेंगे? कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की जो दर है, या हम कह सकते हैं कार्य और समय का अनुपात क्या कहलाता है? शक्ति। या कार्य करने की दर क्या है? शक्ति। या एकांक समय में किया गया कार्य क्या है? शक्ति होता है। इसे P से डिनोट करते हैं। और यदि हम P का अगर हम मात्रक की बात करें तो P के मात्रक की अगर हम बात करें तो P का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जूल बटे क्या हो जाता है? सेकंड। अब इस जूल बटे सेकंड को एक प्यारे से हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाट। क्या नाम था? वाट। तो इस जूल बटे सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट। अब एक परेशानी आपके पास और बन जाती है कि एक वाट को आपको क्या करना है? परिभाषित करना है। एक वाट आपका कहां से मिल रहा है? अगर हमने बताया कि जो P है वह क्या है? शक्ति है। यह P किसके बराबर है? जूल बटे सेकंड के बराबर है। तो इसका मान अगर 1 जूल हो और इसका मान अगर 1 सेकंड हो तो यह 1 बटे 1 कितना आ जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? वाट। तो 1 वाट किस शक्ति के बराबर है? 1 वाट किस शक्ति के बराबर है? कोई वस्तु अगर 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करता है, कोई व्यक्ति या कोई मशीन या कुछ भी, यदि 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाए तो वह शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। बस प्यारा सा डेफिनेशन है। यदि 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उस शक्ति को हम क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं, या वह शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। इस तरह से हम शक्ति को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब प्यारा सा एक उदाहरण है जो कि आपका है उदाहरण नंबर 1, पृष्ठ संख्या 194 का जो उदाहरण नंबर 1 है, थोड़ा सा देख लो। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि एक महिला 300 जूल कार्य को जो कार्य है ना, कार्य कितना है? कार्य बराबर कितना है? 300 जूल। कैसा मात्रक है? SI मात्रक। जूल कैसा मात्रक है? SI मात्रक। कितने समय में करती है? 5 सेकंड में। समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो जो समय है, समय कितना ले रही है? 5 सेकंड का समय ले रही है। कितने का समय ले रही है? 5 सेकंड का ले। तो उसकी शक्ति व्यय यानी कि P का मान आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो P का मान आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो कि P बराबर होता है W बटे T। P बराबर आपका होता है, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, बटे क्या हो जाएगा? आपका T। तो W का मान कितना है? W का मान है कितना? आपका 300, और बटे T का मान कितना है? T का मान है 5 36 60 हो गया। तो ये आपका हो गया 60 वाट की उसने क्या किया? शक्ति का उपयोग किया। तो इस प्रकार से आपका क्यूट सा प्यारा सा हो जाएगा आंसर। और इसी तरह से आपका यह अध्याय जो है एकदम प्यारे से मस्त तरीके से सहज सरल और आसान भाषा में आपका बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब इसका एक चैप्टर, एक वीडियो इसके अभ्यास प्रश्न का आएगा जिससे यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबके कामयाबी के लिए, आप सबको लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए मैं मां सरस्वती से वंदन करता हूं कि आप निश्चित तौर पर आप अपने अध्ययन और अध्यापन में आगे इसी तरह से बढ़ते रहें और मां सरस्वती आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।